चलें डिबेट की तरफ। पहले देखते हैं ये रिपोर्ट जो हमें बताएगी कि आज का मुद्दा क्या है। मंत्री का स्वागत सत्कार हुआ। इस बात को लेकर जब उनका जवाब जैसे ही मिला 7 दिन की अवधि की पूरी होने के बाद, तो उसके जवाब में पूरी तरीके से कांग्रेस संतुष्ट थी। पार्टी ने नोटिस दिया, जवाब मांगे, जवाब दे दिए गए हैं, पार्टी निर्णय लेगी। क्या कांग्रेस में कंफ्यूजन है? क्या इंदौर में शहर अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष को लेकर कांग्रेस दो फाड़ हो रही है? ये सवाल सियासी गलियारों में जोर शोर से गला फाड़ रहे हैं। इन सवालों के बीच याद आता है शोले फिल्म का डायलॉग, इतना सन्नाटा क्यों है भाई? कांग्रेस में सन्नाटा नहीं, आवाजें गूंज रही हैं, शोर ही शोर सुनाई दे रहा है, कहीं विरोध का शोर तो कहीं बगावत की आवाज। इन तस्वीरों ने इंदौर कांग्रेस में आग लगा दी है, जिसकी आंच से पूरी कांग्रेस झुलस रही है। स्वागत कांड के बाद एक्शन कांड हुआ, एक्शन कांड के बाद रिएक्शन कांड भी हुआ, अब एडजस्टमेंट कांड सामने है। सोमवार को इंदौर कांग्रेस के संगठन प्रभारी ने शहर अध्यक्ष सुरजीत सिंह चड्ढा और जिला अध्यक्ष सदाशिव यादव के बहाल होने की बात कही, तो मंगलवार को पीसीसी चीफ ने कहा कि जवाब मिला है, पार्टी बाद में फैसला करेगी। निलंबन की कार्रवाई का नोटिस 7 दिन का दिया गया था कि 7 दिन के अंदर आप जवाब प्रस्तुत करें। कुछ लोगों ने आपत्ति लगाई थी कि वहां पे मंत्री गए, वो मंत्री का स्वागत सत्कार हुआ। इस बात को लेकर जब उनका जवाब जैसे ही मिला 7 दिन की अवधि की पूरी होने के बाद, तो उसके जवाब में पूरी तरीके से कांग्रेस संतुष्ट थी। और मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने पाया दोनों अध्यक्षों की कोई विशेष गलती उसमें नजर नहीं आती है। इंदौर का जो एपिसोड था पार्टी ने गंभीरता से लिया था, पार्टी ने नोटिस दिया, जवाब मांगे, जवाब दे दिए गए हैं, पार्टी निर्णय लेगी। तो क्या अभी संतुष्ट हैं आप जवाब से? ये पार्टी निर्णय लेगी, अब ये टीवी पे बताने की बात थोड़ी। कांग्रेसी कुनबे के कंफ्यूजन कांड पर बीजेपी जमकर चुटकी ले रही है। जो एक सौजन्य भेंट थी, और मैं समझता हूं कि राजनीति में ऐसी सद्भाव की बैठकें चलते रहनी चाहिए, मुलाकातें होते रहना चाहिए। लेकिन ये कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई का परिणाम है कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अपने जिलाध्यक्षों को बाहर का रास्ता दिखा रहे हैं, उनके प्रभारी आकर उनको अंदर कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ जो कांग्रेस में गुटबाजी व्याप्त है, उसका परिणाम है। कहावत है कि जीत के हजारों यार होते हैं और हार के साथ कोई नहीं होता। कुछ ऐसा ही कांग्रेस में हो रहा है। जीतू पटवारी कांग्रेस में जब भी नई जान फूंकने की कवायद करते हैं, तभी पार्टी में कहीं ना कहीं शोर सुनाई देने लगता है। कांग्रेस में इंदौर की आग उस पर आंच डाल रही है। अगर ये आग नहीं बुझी तो कांग्रेस को बगावत के कई और कांड से दो चार होना पड़ सकता है। नमस्कार, आज का मुद्दा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं शरद द्विवेदी और आज का हमारा मुद्दा है इंदौर की आग, कांग्रेस पर आंच। कांग्रेस की कितनी अग्नि परीक्षाएं होंगी ये तो कांग्रेस ही बेहतर जानती है, लेकिन इतना जरूर है कि ये सवाल भी कांग्रेस की तरफ से उठता है कि हम आह भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। लेकिन साहब, कहने के लिए ये चीज़ या इस तरह के शेर आप फिट कर सकते हैं, लेकिन इंदौर के जो प्रभारी हैं वो कुछ और बात कह रहे हैं, जीतू पटवारी जी कह रहे हैं ये टीवी पर कहने की बात नहीं है। तो ये समन्वय की जो कड़ी है ये कहाँ मिसिंग है, ये बड़ा सवाल है। पहले देख लीजिए कुछ और सुलगते हुए सवाल। 3 सवाल हमारे। क्या अध्यक्षों के निलंबन पर कांग्रेस में कंफ्यूजन कांड चल रहा है, भ्रम की स्थिति बनी है? क्या नेताओं के निलंबन की आग कांग्रेस को झुलसा रही है? दूसरा सवाल। और तीसरा सवाल, क्या प्रभारी और पीसीसी चीफ के बयानों ने बीजेपी को हमले का मौका दे दिया है? ये तीसरा सवाल। चलिए अब सीधे चलते हैं हमारे मेहमानों की तरफ जो हमारे साथ हैं। स्टूडियो में हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक दिनेश गुप्ता जी, बहुत स्वागत करता हूं सर। डॉक्टर हितेश वाजपेयी हैं, पूर्व अध्यक्ष नागरिक आपूर्ति निगम, सीनियर लीडर और स्पोक्स पर्सन। डॉक्टर साहब बहुत स्वागत है आपका। और साथ ही हैं संतोष गौतम जी, मुख्य प्रवक्ता हैं पार्टी के और बहुत ही संयमशील, धीर गंभीर राजनेता हैं, उनका भी बहुत स्वागत है। दिनेश जी, जो मंजर हम देख रहे हैं कांग्रेस में, अब यही एक समन्वय की कड़ी
कहाँ विलुप्त है। जीतू पटवारी जी शायद नहीं चाहते हैं कि जब तक पूरी तरह से ये मसला उच्च स्तर पर चर्चित ना हो या उस पर विचार विश्लेषण ना हो, तब तक टीवी या मीडिया को ना बताया जाए। और दूसरी तरफ जो इंदौर के संगठन प्रभारी हैं, जिनको ये दायित्व सौंपा गया था, वो संतुष्ट और मुतमईन नज़र आ रहे हैं। यानी सिर्फ मुझे लगता है कि देखने के नज़रिए में कहीं कोई परिवर्तन है। आप कैसे देखते हैं इसको? नेतृत्व के स्तर पर जो परिपक्वता दिखनी चाहिए वो मुझे लगता है दिख नहीं रही। ये जो पूरा एपिसोड है, इस पूरे एपिसोड में देखिए कि जो भी चूक हुई है या जो भी विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई वो हायर लेवल से हुई, लीडरशिप के लेवल पर हुई। यदि कोई भी विपक्षी दल का नेता हो, किसी भी तरह का हो, आपके दरवाजे कोई आता है तो आपको क्या करना चाहिए कि अपने दरवाजे बंद कर देना चाहिए कि हम लौटा रहे हैं आपको, हम नहीं आने देंगे। तो एक तो उनका जो इंदौरी कल्चर, जिस तरह का मालवा का कल्चर है, यदि कैलाश विजयवर्गीय गए और उन्होंने कार्यालय में उनको स्वागत सत्कार किया उनको, तो उसमें कोई ऐसा बड़ा अपराध नहीं था जिसके लिए आप उनको कोई कार्रवाई करते। चलिए उन्होंने जवाब दे दिया, फिर जवाब के बाद जो स्थिति बनी, तो अब आपको बहाल करना है नहीं करना, 7 दिन की जगह आप उनको निलंबित कर देते, नोटिस नहीं देते। आपको यदि राजनीतिक कोई स्पर्धा और या प्रतिद्वंदिता से कोई काम करना है तो फिर अलग बात है। यहाँ जो पूरे मामले में केवल एक चीज़ एब्सेंट जो दिख रही है मध्य प्रदेश में लीडरशिप में, वो है मैच्योरिटी की कमी है। अन्यथा आप बताइए 8 महीने के करीब जो है हो चुके हैं सरकार को आए हुए, संगठन को लेकर बहुत सारे कन्फ्यूजन कई स्तर पर हैं जो दूर नहीं हो रहे हैं लोगों के बीच में। अभी जो कांग्रेस पार्टी की लय होना चाहिए वो भी शायद अभी बनी नहीं है। कुछ महत्वपूर्ण बातें आपने कही हैं और ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि जब आप बड़े पद पर आते हैं और भले ही उसके हिसाब से लोग ये कहें कि आपको ये दायित्व तो जल्दी मिल गया, लेकिन एक मैच्योरिटी की बात जो है वो एक बड़ा सवाल है। क्या ये वास्तव में बहुत खटकने वाला सवाल है? ये विश्लेषक और कांग्रेस जाने। डॉक्टर हितेश वाजपेयी, आप किस तरह देखते हैं इस पूरे मसले को? अगर मैं इसकी बात करूं तो आज की बात करें तो प्रभात झा जी की श्रद्धांजलि सभा में मुकेश नायक भी मौजूद थे और प्रतिष्ठित समाजवादी नेता रघु ठाकुर जी भी मौजूद थे। एक व्यक्तिगत संबंध भी होते हैं, उसमें ये नहीं कहा जा सकता, हालांकि ये प्रयोजन एक दूसरा था, लेकिन फिर भी अगर वृक्षारोपण का कोई रिकॉर्ड है और उसमें कैलाश जी पहुंच गए हैं तो क्या करेंगे? खैर ये अलग विषय। आप किस तरह देखते हैं पूरे मामले को? देखिए शरद जी, आपने और दिनेश जी ने मुझे लगता है कि पूरे विषय के मर्म को छू लिया है। और मैं केवल 2-3 बातें इसमें संगठनात्मक रूप से कहना चाहूँगा जो किसी भी दल के लिए महत्वपूर्ण है। जब बहुत बुरी स्थिति आपकी हर चुनाव में हो चुकी है, आपके दल से लोग पलायन कर रहे हैं, तो ये समय अपनी अध्यक्षगिरी दिखाने का नहीं है। मैं निजी रूप से नहीं कह रहा हूँ, मैं संगठनात्मक रूप से कह रहा हूँ, कोई भी पद हो सकता है। ये समय सर लोगों को इकट्ठा करने का है शरद जी। और ऐसे समय में देखिए, बहुत अच्छी बात हमारे एक बहुत वरिष्ठ नेता थे, वो कहा करते थे, मुझे आज भी याद है, कि जो सरकार होती है वो कागज़ों से चलती है शरद जी, और जो संगठन होता है वो यहाँ से चलता है। वो कागज मायने नहीं रखते वहाँ पे, इवन पद मायने नहीं रखते, आज आप क्या हो क्या नहीं हो। भाई लोगों से प्यार करो। यदि आप अपने कार्यकर्ताओं से ही प्यार नहीं करोगे, आप उनको ही इज्जत नहीं दोगे, जगह नहीं दोगे, और जबकि आप जान रहे हो चारों तरफ से 56 छेद हो रखे हैं पार्टी में, तो आप बताइए शरद जी, तो जब दल ही नहीं खड़ा होगा तो आप जाके लोगों के बीच कैसे खड़े होगे? फिर लोगों को जोड़ना तो बहुत इतर बात हो गई जाकर। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये समय छोटी छोटी चीज़ों में मेरे ख्याल से उलझ के, जैसा दिनेश जी ने कहा, मैं उनसे ही उनका शब्द उधार लेकर कहूँगा कि संगठनकर्ता के लिए ये एक प्रकार की अपरिपक्वता है। ये समेटने का समय है। बहुत मुट्ठी भर लोग आपके पास बचे हुए हैं और 4 साल विकराल आपके सामने है 28 तक आपकी कोई उम्मीद। और कांग्रेस मूलतः, जैसा पवन खेड़ा जी कहते थे, आप उनकी लाइन को समझिए कि वो जब यहाँ के पदाधिकारियों से मिलते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि ये लोग अभी भी सत्ता में हैं। मतलब उन्होंने इशारा किया है कि आपको पदों के अहंकार से बाहर आना पड़ेगा, तब आप लोगों तक पहुँचोगे। और पहले कार्यकर्ता, कार्यालय, कार्यक्रम और इन सब से प्यार, फिर उसके बाद आप जनता के बीच में जाइए। तो मुझे ये ऐसा लगता है कि ये दरवाजे खोलने का समय है। और मुझे सलाह नहीं देना चाहिए, पर मुझे लगता है कि विपक्ष मजबूत होना चाहिए शरद जी, एक उम्मीद से भरा होना चाहिए, उसका भी अपना एक रोल लोकतंत्र में है। तो दुख होता है ये सब देख के जो तिया पांचा चल रहा है।
आपकी अधिकांश बातें मुझे लगता है कि एक ऐसे विश्लेषक की हैं जिसमें सच्चाई का सत्यांश, टीवी की डिबेट्स हों या मीडिया में आरोप प्रत्यारोप हों तो कई चीज़ें छूटती हैं, लेकिन आपने जो भी बातें कही हैं मुझे लगता है कि उसको गंभीरता से गौतम साहब, संतोष जी देख रहे हैं। गौतम जी, चंद साल पहले दिग्विजय सिंह जी का इंटरव्यू हमने किया था और उस समय के आपके जो मुखिया थे प्रदेश कांग्रेस के, उनका बड़ा स्वागत सत्कार हुआ था और रोड जाम की स्थिति बनी। तो मैंने उनसे पूछा कि आप उनको क्या सलाह देंगे, तो उन्होंने कहा मेरी सलाह ये है कि इस तामझाम से दूर रहें। और उन्होंने अपना उदाहरण देते हुए कहा, जब मैं पीसीसी चीफ बना था तो किसी को बताया बिना अगले दिन ट्रेन से सुबह अचानक भोपाल पहुंच गया। स्टेशन पर कुछ 5-7 लोग मुझे लेने आए थे और मैं चुपचाप पहुंच गया। उन्होंने कहा मैं अपना जन्मदिन भी नहीं मनाता कभी। एक बार मेरे एक प्रिय मित्र ने भोपाल में ढेर सारे पोस्टर लगा दिए। मैंने कहा मैं तुमसे तभी बात करूंगा जब सारे पोस्टर हटाओ। रात भर वो मित्र पोस्टर हटाते रहे और अगले दिन हम मिले। ये बताता है कि राजनीति कैसी होनी चाहिए। क्यों दिग्विजय सिंह हैं, क्यों प्रभात झा जी की बात करें, प्रभात झा जी हैं, तो बीजेपी कांग्रेस के जो दिग्गज हैं वो क्यों दिग्गज हैं? जी देखिए शरद जी, आपने बहुत अच्छी बात की ओर इशारा किया कि दिग्विजय सिंह जी ने यह सलाह दी थी और कि मैं सादगी में विश्वास रखता हूं और इस तरीके से करना चाहिए। उन्होंने अपना उदाहरण भी उसमें साथ में जोड़ा। मैं इस बात में ये कहना चाहता हूं कि हर किसी की कार्यशैली अलग अलग होती है। जीतू पटवारी जी की कार्यशैली दिग्विजय सिंह जी जैसी नहीं हो सकती। दिग्विजय सिंह जी की जो कार्यशैली है वो जीतू पटवारी जैसी नहीं हो सकती है। जैसे कि जो स्वागत की बात कही कि जीतू पटवारी का जो स्वागत हुआ वो बहुत अभूतपूर्व हुआ, उस तरीके से हुआ। ऐसे ही स्वागत अभी केंद्रीय मंत्री बनने के बाद में शिवराज सिंह चौहान जी का भोपाल की सड़कों पर हुआ था। तो भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, कई नेताओं में एक जैसी कार्यशैली होती है और कई नेताओं में भिन्न होती है। तो ये कोई पार्टियों के ऊपर की बात नहीं, पार्टियां सभी पार्टियों में अलग अलग प्रकार के लोग हैं, मेरा ये कहना है। दूसरा मैं ये कहना चाहता हूं कि अभी हितेश भाई ने बहुत पवन खेड़ा जी की बात को याद किया कि लगता है कि कांग्रेस के लोग अभी भी यहाँ पे सत्ता के दम्भ में है। इस प्रकार की बातें पवन खेड़ा जी ने कही थी मध्य प्रदेश के कार्यकर्ताओं के संबंध में। मैं कहना चाहता हूं हितेश भाई, अभी कुछ दिन पहले रघुनंदन शर्मा जी का बयान देखा होगा आपने कहा कि पार्टी जो है मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ताओं से दूर होती चली जा रही है। इसी से मिलती जुलती बात रघुनंदन शर्मा जी ने भारतीय जनता पार्टी के संबंध में भी कुछ दिन पहले कही। उन्होंने कहा कि प्रदेश भर से कार्यकर्ता आते हैं मेरे पास और कहते हैं कि हमें उपेक्षित किया जा रहा है। पार्षद से लेकर विधायक से लेकर मंत्री तक भ्रष्टाचार में लिप्त है। वल्लभ भवन दलाली का अड्डा बन गया है। तमाम जगह से भ्रष्टाचार की जो खबरें आ रही हैं वो हम जैसे 40 साल पुराने कार्यकर्ताओं को आहत कर रही हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की जो अंदरूनी गुटबाजी है, जिस तरीके से वहां कार्यकर्ताओं को उपेक्षित किया जा रहा है, रघुनंदन शर्मा जैसे वरिष्ठ लोगों को जो हाशिए पर डाल दिया गया लेकिन उनकी सलाहों को नहीं माना जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, तो उस पर भी आत्ममंथन हितेश वाजपेयी जी को करना चाहिए। कांग्रेस को जो सलाह दी उसका मैं स्वागत करता हूं कि कांग्रेस पार्टी कोशिश करेगी कि अपने संगठन को और मजबूत करे, लेकिन हितेश वाजपेयी जी को भी देखना चाहिए कि उनका जो कार्यकर्ता रो रहा है, उपेक्षित है, जिसका कभी सम्मान नहीं किया जा रहा है, तो रघुनंदन शर्मा जी की बात का संज्ञान लेते हुए अपनी पार्टी की भी मजबूती पर ध्यान दें। बस एक ही छोटा सा विनम्रता से मैं कहूँगा, एक ही अंतर है कि रघुनंदन जी बीते करीब 1.5 दशक से स्थायी विपक्ष जैसी भूमिका में हैं। पवन खेड़ा जी आपकी पार्टी के एक ऐसे लीडर हैं जो वर्तमानदर्शी हैं और भविष्य में कांग्रेस को मजबूत करने के लिए, ऐसा नहीं कि रघुनंदन जी चाहते हैं कि बीजेपी कमज़ोर हो, लेकिन उनका स्वभाव, उनकी तुर्शी, उसके पीछे अनेक कारण हैं। ये एक छोटा सा अंतर आप जी डॉक्टर साहब जी। देखिए, मैं फिर बहुत विनम्रता से कहना चाहूँगा, मेरे पूरे वक्तव्य में शरद जी मैं आपकी साख की सौगंध दिखाकर कह सकता हूँ और गुप्ता जी की कि मर्यादा हनन कहीं पर भी शामिल नहीं है। दोस्तों, मैं बहुत ईमानदारी से कहना चाहूँगा, राजनीति में मैं भी, मुझसे भी कांग्रेस के कार्यकर्ता मिलते हैं, आप भी जानते हैं शरद जी, मैं बहुत अच्छे से मिलता हूँ, मैं कोई वैमनस्यता नहीं रखता हूँ। तो जब एक दल दूसरे दल के कार्यकर्ताओं के लिए इतने अच्छे से मिल सकता है, तो अपने ही दल के लोगों से मुझे मिलने में इतनी कॉम्प्लेक्सिटी क्यों होना चाहिए? ये मैं किसी भी दल के लिए बोल रहा हूँ संतोष जी। फिर मैंने पहले भी कहा था ये कैविएट लगा के कि देखिए, दल दिल से चलते हैं, सरकार कागज से चलती है। यदि आपको मुझे दल में रखना है तो मुझे दिल से रख लीजिए, पद दीजिए नहीं दीजिए चलेगा, लेकिन सरकार में रखना है तो कागज लगेगा, वहाँ दिल का मामला नहीं चलता है। तो मुझे लगता है इसको समझना चाहिए और आपसी सौहार्द जो दलों के बीच में, उसको बना रहने दीजिए, जो मध्य प्रदेश मिसाल रहा है। और दल के अंदर भी यदि आप कार्यकर्ताओं को बिल्कुल डॉक्टर तो बहुत अच्छा होगा। मुझे एक तो दिन, नुकसान आपका है, मेरा क्या है? एक दिन पहले ही गौतम जी एक बड़ा ज़बरदस्त वाकया पता चला कि आप ही की पार्टी के जो लीडर हैं भूपेंद्र गुप्ता जी, उनके पिताजी स्वतंत्रता सेनानी भी रहे
और त्रिपुरी कांग्रेस जो मेरे ख्याल से जबलपुर के पास हुई थी, डॉक्टर साहब आप जी, वहाँ पर सुभाष चंद्र बोस साहब के शिविर के बाहर ड्यूटी लगी थी भूपेंद्र गुप्ता जी के पिताजी की, और उसी समय कुछ ऐसा मसला हुआ कि जवाहरलाल नेहरू जी दौड़ते हुए आए, क्योंकि सुभाष जी को कुछ उनको अनिवार्य सुभाष चंद्र बोस जी से बात करनी थी, तो वो दौड़ते हुए शिविर के पास आए और बोस साहब को, सुभाष चंद्र जी को, अमर सेनानी को 103 बुखार था, तो उन्होंने गुप्ता जी से कहा था किसी को अंदर नहीं आने देना, मैं विश्राम कर रहा हूँ। नेहरू जी जब अंदर जाने लगे तो उस नौजवान ने कांग्रेस के नेहरू जी का हाथ पकड़ लिया कि आप अंदर नहीं जा सकते अभी, तो उन्होंने जोर से हाथ झटका, अरे हटो पीछे, और वो अंदर पहुंच गए। और जब मेल मुलाकात हुई और मेल मुलाकात के बाद बाहर निकले तो सुभाष चंद्र बोस जी ने सुन लिया था, उन्होंने कहा इस नौजवान की गलती नहीं थी नेहरू जी, मैंने इसको कहा था कोई अंदर ना आए। तो नेहरू जी ने हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी और कहा तुम्हारे जैसे लोगों की वजह से कांग्रेस है और बहुत ऊंचाई पर जाएगी। जी गौतम जी। देखिए शरद जी, बिल्कुल सही बात है और मैं हितेश भाई की भी सब बातों से असहमत नहीं हूँ। उन्होंने कहा कि राजनीति में शुचिता होना चाहिए, पर ये दोनों दलों की तरफ से लागू होना चाहिए। आज केवल कांग्रेस को नसीहत देने के लिए कि कांग्रेस कमजोर है, कुछ चीजें बेशर्त चलने दीजिए। गौतम जी, आग्रह है आज का कार्यक्रम इस पर है, बीजेपी पे रखेंगे तो अकबर इलाहाबादी का एक बड़ा मौजूद शेर है कि खुदा की राह में बेशर्त करते थे सफर पहले, मगर अब पूछते हैं कि इसमें रेलवे कहाँ तक है। तो सर ये रहने दीजिए, अब बेशर्त भी कुछ चीजें होती हैं, कुछ चीजें इटरनल हैं। ऐसा नहीं कि नेहरू जी अब नहीं हो सकते, दीनदयाल जी अब नहीं हो सकते, हैं कहीं। जी शरद जी, मैं ये विनम्रता पूर्वक कहना चाहता हूँ कि शुचिता के उदाहरण भारतीय जनता पार्टी के पास ही नहीं है। शुचिता के उदाहरण बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, वो सहमत है, डॉक्टर वाजपेयी सहमत है इससे, वो बिल्कुल उन्होंने। जी शरद जी, थोड़ा 2 मिनट कहना चाहूंगा कि अटल जी भी जिक्र करते रहे इस बात का कि उनको जब बीमार हुए वो तो राजीव गांधी ने उनके लिए क्या किया था, ये बात बताने की नहीं है। तो ये मैं कहता हूं कि कांग्रेस पार्टी में जीतू पटवारी जी कार्यकर्ताओं से नहीं मिल रहे, ये गलत परसेप्शन बना देना भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मैं इसको उचित नहीं मानता हूं। शरद जी, आप भी जानते हैं जीतू पटवारी की कार्यशैली को, दिन भर में हजारों कार्यकर्ताओं से मिलते हैं। इस प्रकरण के संदर्भ में जो चर्चा हो रही है उसमें कुछ सुधार, किसी की व्यक्तिगत कोई बात ही नहीं है, प्रकरण की सवाल यह है कि अगर 2 कार्यकर्ताओं ने जिन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया है, पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने, जिसको आप कहें कि वो चोरी छिपे कैलाश विजयवर्गीय से मिलने गए, किसी चैनल या मीडिया का स्टिंग ऑपरेशन आ गया सामने, तो आपको, लेकिन अगर सौहार्द की एक मुलाकात है, चलिए उस पर अपनी बात रखना चाहता हूँ। हाँ बोलिए बोलिए। मैं कह रहा हूँ कि ठीक बात है, कैलाश विजयवर्गीय जी वहां पर गए, कांग्रेस के लोगों ने उनका स्वागत किया, इसमें कहीं कोई आपत्तिजनक नहीं था। लेकिन कुछ कार्यकर्ताओं, सुन लीजिए, आपने सब कह दिया सर, और क्या मैं कह रहा हूँ, कुछ कार्यकर्ताओं को ये लगा कि जिन कैलाश विजयवर्गीय ने यहाँ से हमारे उम्मीदवार को हटाया बलपूर्वक, जैसा भी उन्होंने किया, जो उनकी नीतियां चलती आ रही हैं, उससे कुछ कार्यकर्ताओं की भावना। यहाँ व्यक्तिगत बात नहीं है, यहाँ बात हो रही है पीसीसी चीफ की सर, क्योंकि कई पद इतने महत्वपूर्ण होते हैं और आज ये रेशा रेशा हो जाता। अगर पीसीसी चीफ ये कह देते कि सब गिले शिकवे दूर हैं, सब कांग्रेस के साथी आओ गले मिलते हैं। दिनेश जी, मैं आता हूं गौतम जी, आता हूं दिनेश जी। अब ठीक है, इसको तमाम नजरिए से देखा, हो सकता है जीतू पटवारी जी की कुछ व्यवस्था हो, कुछ नेतृत्व से बात हुई हो और ये फैसला कुछ अलग अंदाज में किया जाना हो, क्योंकि प्रभारी महोदय की बातचीत से ये तो समझ में आ रहा है कि ये मसला सेटल डाउन हो गया। जीतू पटवारी जी क्यों रुक रहे हैं, इसकी कोई माकूल वजह हो सकती है। बहरहाल, अब आप इस मामले का पटाक्षेप कैसे देखते हैं? जी दिनेश जी। देखिए क्या है, अनुभव जब आपको नहीं होता तो आप उधार लेते हैं लोगों से, तो आपको भी अपने वरिष्ठ नेताओं के अनुभव का लाभ लेना चाहिए कि विपक्ष में हमको कैसे जो है चलाना है, संगठन को कैसे लोगों को जोड़ कर रखना है। यदि आपको लग रहा है कि उन्होंने गलती की है तो उसके लिए आप कोई उचित मौके का इंतजार भी कर सकते हैं कि भाई अभी आप कंटिन्यू करिए, फिर हमको जब चेंज करना होगा संगठन तब चेंज कर देंगे। बहुत सारे तरीके होते हैं। लेकिन आप देखिए, जो एक दौर वो भी देखा था हमने जब अरुण यादव जी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था, इतना ही समय था उनके पास भी, लगभग वो 4 साढ़े 4 साल वो भी रहे, इलेक्शन आया तब वो हट गए। उनके समय तो कोई इस तरह के विवाद नहीं थे, वो तो सबको साथ लेकर चल रहे थे। क्योंकि जब कांग्रेस लगातार विपक्ष में है तो आपको विपक्ष की तरह पार्टी को चलाना होगा, क्योंकि आपको लोगों तक जाना है, लोगों के मुद्दे उठाना है, आपको लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, कार्यकर्ताओं की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप लाएंगे कहाँ से? ऐसा तो नहीं हो सकता वो जो शोले फिल्म का है कि आधे इधर जाएं आधे उधर जाएं बाकी मेरे पीछे आए, इस तरह की स्थिति तो नहीं होना चाहिए ना कभी। इसलिए जो भी एक्सपीरियंस जहाँ से मिलता है आपको, उनको आप देखिए और अतीत से कुछ सबक लीजिए।
और ये भी उन अक्षय कांति बम के लिए हो रहा है। माफ़ कीजिएगा बम साहब, आपके प्रति पूरी आस्था श्रद्धा से मैं ये बात कह रहा हूँ कि क्या उनके जाने से फर्क पड़ गया कांग्रेस को? ठीक है, वो प्रत्याशी थे, उनका यही महत्व था भी तो गए ना जी, मेरे लिए आज भी उतनी ही और ये चलता रहेगा देश की राजनीति। इसके लिए आप किसी पार्टी को दोषी मान और लें, अपने जिलाध्यक्ष को डांट दो जो काम कर रहा है। प्रसाद भी गए थे। हाँ, बड़े दल पर बड़े नेताओं का परिवर्तन हुआ है। मध्य प्रदेश में ही आपको हवाला मामले में याद है, अलग पार्टी बनाई एनडी तिवारी जी ने। प्रदेश कांग्रेस के दिग्गज नेता गए जो राष्ट्रीय राजनीति में समर्थन लेते। जी हाँ, लेकिन जहाज के पंछी की तरह गति हर व्यक्ति की अपनी मूल पार्टी में ही है। माफ कीजिएगा, इसको किसी और रूप में मत देखिएगा। डॉक्टर हितेश वाजपेयी, मेरा बस फिर यही कहना है साहब, एक ही संदेश है कि साहब दल को दिल से चलाइए। ये दल में ये जो घटनाएं हो रही है ना शरद जी, ये बंद होना चाहिए। राजनीतिक कार्यकर्ता देखिए नौकरी करने नहीं आता है, तो आप उसके सम्मान को रखिए, उसके नगर में उसके सम्मान को रखिए, और आपने ही नियुक्त किया है, आपने ही दायित्व दिया, तो उसका एग्जिट प्लान भी कुछ अच्छा हो, क्योंकि देखिए अनौपचारिक क्षेत्र है। और यदि ये ताना बाना सर तितर बितर हुआ, इसमें यदि लाल फीताशाही आई किसी भी रूप में शरद जी, किसी भी दल में, तो सर बहुत कठिन हो जाएगा। जाएगा कहाँ आदमी, ये बताइए ना सर। तो ये मुझे लगता है उसके सेंटीमेंट्स को भी समझिए, चाहे वो बूथ का कार्यकर्ता हो या आपके सच सलूजा जी जैसा जिले का अध्यक्ष हो। गौतम जी, मेरे मन को छुआ है इस बात ने, क्योंकि मैं आपको और डॉक्टर वाजपेयी को समझता हूँ, बहुत अच्छे से जानता हूँ, और आप जैसे बीजेपी कांग्रेस के हजारों कार्यकर्ताओं में से कुछ को बहुत नज़दीक से मैंने देखा है। इंदौर के ही एक कार्यकर्ता किस पार्टी के हैं, कांग्रेस बीजेपी में से किसी एक के होंगे, मैं नाम नहीं लूँगा, उनकी मान रक्षा करते हुए वो कहते थे कि मैं अपने दिव्यांग पुत्र को कई बार बहुत ख़राब स्थिति में घर में छोड़कर चला जाता था, और जब रात में लौटता था तो दुखी होता था कि सार्वजनिक जीवन की ये चुनौतियाँ हैं। एक कार्यकर्ता क्यों गौतम जी को क्या कारू का खजाना मिल गया है? हितेश वाजपेयी जी को क्या कोई ऐसा अद्भुत पट्टा मिल गया है कि जहां जाते हैं बादशाह की तरह पूजे जाते हैं? क्यों एक कार्यकर्ता झंडा लेकर चलता है और उसी की अपनी पार्टी में अगर उसका सम्मान ना हो, उसका आदर ना हो? जी देखिए शरद जी, आपने बहुत सही बात कही और इसका जवाब देने का आज मौजूद मौका भी है। वो कारण ये है कि जब सुरजीत चड्ढा के विरुद्ध कार्यकर्ताओं की शिकायत आई तो पार्टी ने उस पर एप्रोप्रिएट एक्शन इसलिए लिया क्योंकि अगर सुरजीत चड्ढा पर कार्रवाई नहीं करते तो जिन लोगों की भावनाएं आहत मानी इन्होंने, तो उनको ऐसा लगता कि हमारी बात पार्टी में नहीं सुनी जा रही है। लेकिन अब सुरजीत चड्ढा जी को जब सफाई का मौका दिया गया तो उनकी सफाई पर पार्टी क्या एक्शन लेती, जीतू पटवारी जी अभी इसलिए तय नहीं कर सकते कि हमारी पार्टी में भी लोकतांत्रिक व्यवस्था है। जब सब लोग मिलकर एक सामूहिक निर्णय पर पहुंचेंगे तो उसकी घोषणा जीतू पटवारी जी करेंगे। और जहां तक सुरजीत चड्ढा जी के सम्मान की बात है, उनके साथ समन्वय की बात है, आज ही पार्टी के 10,000 आप मानते हैं ना कि सुरजीत जी अच्छे कार्यकर्ता हैं? बिल्कुल, मैं क्यों नहीं मानता हूँ। सुन लीजिए शरद जी, मैं एक लाइन और कहूंगा कि आज नगर निगम इंदौर पर भ्रष्टाचार को लेकर और बढ़ते हुए करों को लेकर एक जंगी प्रदर्शन इंदौर में किया गया जिसमें 10,000 कार्यकर्ता शामिल थे। सुरजीत चड्ढा जी मंच पर थे और जीतू पटवारी जी से उनकी कोई दूरियां नजर नहीं आ रही थी, किसी से कोई दूरियां नजर नहीं आ रही थी। तो ये कह देना गलत होगा कि सुरजीत चड्ढा के सम्मान में कोई कमी आई है। लेकिन चूंकि कोई मुझे लगता है कि कल सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस विषय को खत्म कर दीजिए, अब कोई डिबेट नहीं होगी। नहीं, मुझे लग रहा है कि वही होने जा रहा है, और जीतू पटवारी जी शायद इसी से थोड़ा क्षुब्ध थे, जिसकी तरफ संकेतों में अर्थों में इशारा किया दिनेश जी ने। वो चाहते थे कि ये बात उन्हीं के जरिए सामने आए। प्रभारी महोदय क्यों बोल पड़े? माफ़ कीजिएगा, ज्ञानी एंकर कुछ इसी तरह के निष्कर्ष निकाल सकता है, तो क्षमा कर दीजिएगा अगर मेरी कोई त्रुटि हो। बहुत आनंद आया आज की डिबेट में, इसलिए आनंद आया कि जब हम मूल अर्थों को छूते हुए, आरोप प्रत्यारोप से बचते हुए सबके दिलों तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, चाहे वो कांग्रेस का कार्यकर्ता हो और बीजेपी का कार्यकर्ता हो, तो डिबेट का भी एक अर्थ होता है। जैसा एक फिल्म में एक जज साहब कहते हैं कि सालों में कोई एक ऐसा केस आता है जब ऐसा लगता है कि जज की कुर्सी पर बैठना सार्थक हो गया। तो हम जैसे अज्ञानी एंकर को भी लगता है कि ढेर सारी डिबेट के बीच आज की डिबेट में कुछ सार और तत्व निकल कर आया, और आप तीनों महानुभावों को प्रणाम है क्योंकि आप इसके जनक हैं। बहुत धन्यवाद आप तीनों का। आगे देखिए छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा, तिरंगा अभियान, बांग्लादेश पर घमासान। नमस्कार।